वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज का खास विषय बिहार और झारखंड। आप देखेंगे लगातार दिल्ली सीबीआई और ईडी के छापों से खलबली मची है। पिछले दिनों दिल्ली में भी कुछ मामले सीबीआई और ईडी के रडार में आए। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जमीन के बदले सरकारी नौकरी देने और कई और मामलों में आरजेडी नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। गुड़गांव स्थित एक मॉल पर भी सीबीआई ने छापा मारा। इसके साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई और इतना ही नहीं, इस बड़ी छापेमारी में अब की बार कुछ बड़ा भी हुआ है। जी हाँ, दो AK-47 मिली है। ये भी एक नई उपलब्धि मानेंगे इसे। ये सियासी दबाव की नीति है या फिर बड़े भ्रष्टाचारों का भंडाफोड़ करने का अभियान है? एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसी पर आज की हमारी चर्चा को खास बनाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कमलेश रमन है, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ शेखर कपूर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कमलेश जी आपके पास ही आना चाहूँगा। वर्तमान में जिस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो झारखंड की बात हो और चाहे बिहार की बात हो, और उसके अलावा यूपी में भी बड़े बड़े दिग्गज सीबीआई के सामने सरेंडर करते दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आखिर जब इतना कुछ बरामद हो रहा है सब जगह से, तब विरोध क्यों किया जाता है कि ईडी और सीबीआई बदले की राजनीति से कार्रवाई कर रही है? देखिए, इस समय पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को पता भी है कि लोकतंत्र की हत्या इस वक्त जो हो रही है, लोकतंत्र बचा ही नहीं है इस देश के अंदर। आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचारी है और अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो वाकई ही उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन अगर बदले की भावना से किसी की भी ऊपर अगर आप दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर अपने मनमाफिक काम करने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आवाज़ भी उठेगी। अब कहीं पर भी आप ले लीजिए, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी छापे लग रहे होंगे, आपको जानकारी होगी कि विपक्षी दलों के ऊपर छापे लग रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर कोई मतलब नहीं है ईडी और सीबीआई का जाने का, वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अगर सबसे बड़ा छापा लगना चाहिए, अगर ईडी को जांच करनी चाहिए, सीबीआई को जांच करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि जे शाह की करनी चाहिए। अमित शाह जी के बेटे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। जब 2014 से पहले जे शाह जी ने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था तो 50,000 से स्टार्ट किया था। आज आप देख सकते हैं कि 10 लाख करोड़ की बड़ी, इतनी बड़ी कंपनी कहाँ से? जब सरकारें आई तो आपने अगर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना है, आदेश करना है, पर्दे के पीछे से आपके जो आदेश जारी होते हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं जो बहुत ही स्वतंत्र रूप से काम करती थी। धनंजय जी आपके पास आऊंगा। कमलेश जी की जानकारी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो बात ये कर रही हैं वो शायद उसमें बहुत सारे इन्होंने बहुत गलत बात की है, इसलिए मैं टोक रहा हूँ। मेरे स्वभाव के विपरीत ऐसा काम कर रहा हूँ। 10 लाख नहीं नहीं, देखिए मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आपने बिहार का जिक्र किया, आपने अन्य प्रदेशों का जिक्र किया। मैं इन्हें कल सुबह नोटिस भेजने वाला हूँ। 10 लाख करोड़ की कंपनी है, इस बात को फिर से तस्दीक करें और नहीं तो माफी मांगे इस बात के लिए। कमलेश जी की थोड़ी सी जानकारी का, कमलेश जी आपका थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है आपको, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जो भी है, जब आप ये देखिए कि आपके यहाँ रेड हुई तो ये कहा गया है कि ये राजनीतिक रेड है। बिहार में हुई तो वहाँ भी कहा जा रहा है राजनीतिक रेड है। उसके अलावा झारखंड में हुई तो वहाँ भी कहा जा रहा है, और हर जगह पे बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की बात भी हो रही है। तो ऐसे में राजनीतिक रेड है, ये क्या हुआ कमलेश जी? AK-47 बरामद हो रही है रेड में। कि प्रेशर की तो आप जेल में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचारी है, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कोई कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, तो आप जेल में डालने का काम कीजिए। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आपको इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप उन लोगों को छोड़ देंगे? क्या आप अन्य दूसरे जो आपकी ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें नेता जाकर के धूल के पाक साफ निकल के आता है जब आपकी पार्टी में पहुंचता है? जब वो विपक्षी पार्टी के दल में होता है तो वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी होता है।
जब वो भाजपा की पार्टी में आता है और शपथ लेता है तो वो वॉशिंग मशीन से निकल करके पवित्र बन अच्छा के कमलेश निकलता जी, है। ये बातें ऐसी सब वो लोग कौन बोलते सी हैं, बजाज आप की जितने वॉशिंग भी मशीन है जितने भाजपा के भी पास? आम आदमी के प्रवक्ता आते हैं वो इस बात को जरूर बोलते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि ये है वो भ्रष्टाचारी, इसके खिलाफ ये सबूत है और वो बीजेपी में गया है और इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इस चीज को बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सबूत के नहीं, हमारी साथ तरफ से बिल्कुल दायर ठीक है, कुछ अगर होता कोई नहीं है। भ्रष्टाचारी तो जेल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बिल्कुल, चलिए हमारे साथ वरिष्ठ देखिए, पत्रकार अरविंद केजरीवाल शेखर जी ने, कपूर मनीष जी भी हैं सिसोदिया और जी ने बड़े कहा दिनों है बाद कि मैं अगर भ्रष्टाचारी हूं तो जेल में डाल नहीं दीजिए, कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं है। शेखर जी बड़े दिनों बाद जुड़े हैं हमारे साथ और बड़े दिनों से इनकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं। शेखर जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बीच में आप शायद तबीयत आपकी खराब रही, लेकिन आपने सारे जो नज़ारे हैं वो देखे होंगे। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि ईडी सीबीआई के नाम से आप देखेंगे एक भय बनाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई जबरदस्ती कार्रवाई कर रही है, एक भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जबकि क्या ईडी और सीबीआई पहले कार्रवाई नहीं करती थी? क्या इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार पहले नहीं खुले? किन्होंने खोले? तो आज जब ये कार्रवाई हो रही है तो राजनीति के नाम से, दलों के राजनेताओं के नाम से बचा जाए, ये कहां तक सही है? देखिए गोस्वामी जी, आपने मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और लेकिन आज आपने जिस विषय के ऊपर हम सब लोगों को इकट्ठा किया है और एक संवाद आरंभ किया है, ये एक अच्छा विषय है। और मैं इस विषय के संदर्भ में ही आपको कहना चाहूंगा कि ये सीबीआई के छापे या ईडी के छापे और जो राजनीतिक दलों के प्रमुख पदाधिकारियों पे और उनके कार्यकर्ताओं पर जो पड़ रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे देश के अंदर छापों की जो ये परंपरा है, कोई आज की नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है। हाँ, ये बात आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर या पिछले 1 साल के अंदर इन चीजों के अंदर तेजी आई है। आपको शायद याद हो, पहले हम लोग ये सुना करते थे कि सब सीबीआई ने छापे मारे, लेकिन ये देश के सामने जो एक प्रवर्तन निदेशालय है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसकी तरफ से जो छापे पड़ने की जो एक नई शुरुआत पूरे देश भर को सुनाई पड़ रही है, लोग देख भी रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक संदेश ये भी जा रहा है कि देश के अंदर आखिर जो है राजनीतिक दल के लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कहां से उनके पास से पैसा मिल रहा है। आपको पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपके सामने है कि वहां पर एक मंत्री के निवास से जो है 50 करोड़ रुपए उनके परिचित के घर से मिले। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एक शासकीय कर्मचारी के यहाँ से पैसे, लाखों रुपए के पैसे मिले। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर एक आईएएस थे, टीनू जोशी दंपत्ति, उनके घर से भी करोड़ों रुपए की जो है संपत्ति बरामद हुई और करोड़ों रुपए बरामद हुए। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो है देश के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा या सीबीआई द्वारा जो छापों की जो व्यवस्था है उसके अंदर तेजी आई है। और तेजी आने के साथ में अब चूंकि राजनीति का कहीं ना कहीं से खलबेल हो गया है, राजनीति कहीं ना कहीं से जो है भ्रष्टाचार के ऊपर उसके ऊपर एक आरोप लगते रहे हैं। और राजनीति जो है कहीं ना कहीं से हमको ये बताती रही है कि साहब राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है, राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा 2 नंबर का पैसा है। तो जो भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी जो गंगा बहती चली आ रही है वो राजनीति के माध्यम से बहती चली आ रही है और राजनीतिक दलों के यहाँ पर जो है छापे पड़ रहे हैं। ये बात ठीक है कि इस वक्त विपक्ष के लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा जो है एक सत्ता के अंदर है। लेकिन अगर आप दूसरी चीजों को देखें तो दूसरे राज्यों के अंदर जो राज्यों की पुलिस है वो भी जो गैर भाजपा वाले हैं, वहां पर भी पुलिस और वहां की जो सीबीसीआईडी है वो अपने तरीके से जो है वहां की सरकारों के प्रभाव में रहते हुए वहां पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जो है वो एक राष्ट्रीय एजेंसियां हैं। राष्ट्रीय एजेंसियां जब किसी जगह पे छापे मारती हैं कहीं से, और फिर आप ये भी नहीं कि खाली हाथ मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और पूरे देश के अंदर ये संदेश जा रहा है कि साहब राजनीतिक दल कहीं ना कहीं से 2 नंबर का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो जो है पैसे की बनावट अपने तरीके से करते हैं। तो गोस्वामी जी, कुल मिलाकर इस वक्त तेजी आई है और मैं समझता हूं कि ये एक परम जो शुरुआत हुई है ये देश को मजबूत करने की दिशा में, 2 नंबर का पैसा निकालने की दिशा में इस प्रक्रिया को लगातार जारी रहना चाहिए। अब ये बात एक अलग है कि राजनीतिक दल के लोग जो है वो अपने अपने तरीके से उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। तो ये एक
शुरुआत हुई है और देश को मजबूत करने की दिशा के अंदर आर्थिक रूप से जो चीजें सामने आ रही हैं उनके ऊपर देश आने वाले समय के अंदर और भी गंभीर रूप से चिंतन करेगा। आप भी चिंतन करेंगे, आप भी संवाद करेंगे और कहीं ना कहीं से एक अच्छी व्यवस्था की शुरुआत हुई है। चलिए बिल्कुल देखते हैं धनंजय जी, बहुत सारे आरोप लगे हैं। अगर आप देखें जब से रेड हुई है झारखंड और बिहार, तो कह रहे हैं कि टाइमिंग बड़ी गलत है। आप देखिए कि जब तक आपकी सरकार थी तब तक कोई रेड नहीं हुई, ऐसे आरोप लगे हैं। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए आगे आए, जैसे उनका नाम बोला गया तो भाजपा डर गई और सीबीआई की और ईडी की रेड तुरंत स्टार्ट हो गई। ऐसे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? और एक और आरोप आप पर यह भी लगा कि आपके यहाँ पर अभी तक कोई भी बीजेपी के ऐसे नेता नहीं है जिसके ऊपर कार्रवाई हुई हो। ये एक बड़ा सवाल है जी। मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ जी। लालू यादव जी बिहार में मुख्यमंत्री थे, उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा, जांच की मांग की गई, जांच के लिए वो तैयार नहीं हुए। पिटीशन कहां दायर हुआ? हाई कोर्ट में दायर हुआ। हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई की जांच हुई। लालू यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में जब वो माननीय मुख्यमंत्री थे और बाद में उन्हें पद छोड़ना पड़ा तो रेल मंत्री हुए और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हुई। जब सरकार में वो शामिल थे, भारत सरकार में भी थे और बिहार सरकार में भी थे, तब सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और तब वो जेल गए। जेल जाने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स में उन्हें दोषी पाया गया, चारा घोटाले का आरोपी पाया गया। सीबीआई इसका और आरजेडी का संबंध पुराना है, ये रिश्ता कोई नया नहीं है। और जो नीतीश कुमार है ये भी उसमें से एक पिटिशनर थे, ये उनके खिलाफ आरोप लगाने और केस करने वालों में से एक शामिल थे। दूसरी बात पे मैं आता हूं, अगर आप इसकी बात करें तो क्या हमने जांच शुरू कराई थी? जांच हाईकोर्ट के आदेश से शुरू, कि उस जांच के उस पेड़ की निकली हुई टहनियां जो अलग अलग टहनियों में आ गए। अब आया कि भाई आपने रेल मंत्री रहते जो नौकरी थी उसके बदले आपने जमीन लिखवाई, प्लॉट की जांच हुई, प्लॉट लिखवाया गया, इस तरह के तमाम चीजें हो रही है। आप अभी बात कर रहे थे पॉलिटिकल, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई देश की, जब एक वहां पार्थो चटर्जी के यहाँ 52 करोड़ के 58 करोड़ कितने रुपए शायद हम लोगों ने पहली बार जीवन में देखे। आज जनता देश की सोच रही है कि भाई अगर झारखंड में मुख्यमंत्री के करीबियों के यहाँ जब छापा पड़ रहा है, रुपया पैसा तो अपनी जगह, AK-47 में भी निकल रहा है, ये क्या है? आप फिर कहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। कैसे पॉलिटिकल वेंडेटा है? आप बताइए, लगातार चले आ रहा सिलसिलेवार तरीके का केस है। ये कोई आज हो रहा है ऐसा नहीं है, कोई पहली बार हुआ है ऐसा भी नहीं है। जो नीतीश कुमार 17 साल पानी पी पी कर कहते रहे, पिछले चुनाव में भी कहते रहे कि भाई ये जंगल राज आ जाएगा अगर हमें वोट नहीं दोगे, वो जंगल राज को गले लगाते ही अचानक से जंगल राज को उन्होंने ठीक कर दिया। ये उनके पास क्या मर्म है? हमसे कहा जाता है कि क्या वाशिंग मशीन है, उनके पास कौन सा मंत्र है भाई कि जैसे वो जंगल राज को गले लगाते हैं वो सब ठीक हो जाता है। अब मैं आप प्रवक्ता की बात पे आता हूँ, ये कह रही है कि फालतू में किसी क्या ईडी सीबीआई नहीं भेजना चाहिए। अरे भाई, तो पहले अरविंद केजरीवाल को कहा नहीं समझा देते हैं, जो एक कॉपी लेके घुमा करते थे कि भ्रष्टाचारी नंबर 1 शीला दीक्षित, भ्रष्टाचारी नंबर 2 ये उपनार, भ्रष्टाचारी नंबर 3 नितिन गडकरी, भ्रष्टाचारी नंबर 4 कपिल सिब्बल। उनके पास तो बिना किसी जांच के भ्रष्टाचारी हुआ करती थी, वो कहां से लेके आए थे? और राजनीति में अगर आप उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा माफीनामा लिखने वाला अरविंद केजरीवाल के जैसा कोई महापुरुष ही नहीं है, जिसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा के माफीनामा लिख के माफी मांगे हो। ऐसा भारत की राजनीति में ऐसा गिरा हुआ व्यक्ति दूसरा आपको खोजने से नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप उठा करके देख लीजिए अरविंद केजरीवाल का चरित्र देखिए, एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो किसी भी संचिका पे साइन नहीं करते। एलजी ने लिख के दिया कि आप क्यों नहीं साइन कर रहे, अर्थात तुमको पता है कि हमें श्रृंखला में घोटाला करना है, हमें घोटालों की पूरी फेहरिस्त करनी है। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, एक सवाल ले रहा हूं यहां आपसे। इससे पहले भी गवर्नर थे बैजल साहब, इतनी सारी चीजें चली हैं, लेकिन कुछ उंगलियां जहां उठनी चाहिए थी वहां नहीं उठी। ये भी एक सवाल चल रहा है कि आप देखिए आज ये बात सामने आ रही है कि जो फाइलें आती हैं वो बिना साइन के आती हैं। ये अब जो गवर्नर है ये उन्होंने किया, इवन जो घोटाला खोला जिसकी जांच दी वो भी वर्तमान जो गवर्नर है उन्होंने दी। तो ऐसे में कुछ नाम और भी उजागर होने चाहिए कि भाई उनके नाम भी आने चाहिए कि आखिर ये कब से चल रहा है, इस चीज का भी कच्चा चिट्ठा बाहर आना चाहिए कि कब से बिना साइनों के फाइल आती हैं और वो हो जाती हैं।
अच्छा जी, मैं एक बात कहूंगा कि जो शराब की जांच आप देख रहे हैं, जी ये जांच कहाँ से शुरू हुई? ये दिल्ली सरकार की चीफ सेक्रेटरी ने इस जांच की अनुशंसा की है, कोई बिल्कुल। हमने और आपके कहने से नहीं किया है। हम्म। दिल्ली सरकार के ही चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई इसकी जांच की जाए, ये क्योंकि वो पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसी गलत है। आप देखिएगा, जब पूरी दुनिया, पूरा मानवता कोरोना से करा रही थी, भारत का हर एक व्यक्ति कोरोना से पीड़ित था, जब सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी, दवा दारू हॉस्पिटल की जरूरत थी, उस समय भारत, पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पब्लिक में आकर कहती है भाई हमें दारू के दुकान खोलने होंगे, दारू के दुकान नहीं खोलेंगे तो हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, जबकि दिल्ली सरप्लस रेवेन्यू स्टेट हुआ करती थी। आपका दारू से क्या रिश्ता है? लोग तभी कह रहे हैं कि सीएम है कि साकी है, कुछ भेद खेले कुछ बाकी है। ये तो शराब पिलाने का जो खेल आम आदमी पार्टी का चल रहा है कि शराब पिलाओ, पैसे कमाओ और उसे अलग अलग प्रदेशों में लगा करके सरकारें बनाओ। ये आम आदमी पार्टी का ये फॉर्मूला जो है, ये जनता समझ गई है, पकड़ में आ गई है और जांच एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं। और देखिएगा धीरे धीरे परत दर परत बात खुलते जाएगी, भेद खुलते जाएगा और अच्छा ये कहीं पे धनंजय नहीं जी, रहेंगे। एक सवाल और चल रहा है कि जो अभी बिहार के अंदर रेड हुई है, जो अभी हुई है, वो टाइमिंग थोड़ी पहले भी हो सकती थी या थोड़ी बाद में भी हो सकती थी। ये जो टाइमिंग को लेकर विपक्ष आप पर सवाल तान रहा है, इसे लेकर क्या कहेंगे जी? टाइमिंग की राइमिंग तो आप कभी भी गाएंगे, तो अभी भी कुछ होगा तो आप कहेंगे ये टाइमिंग गलत है, वो टाइमिंग गलत है। टाइमिंग से क्या लेना देना? आप बताइए। मैं तो आपको इसीलिए सिलसिलेवार बताया कि सालों हो गए ये घटना चलते हुए। 14 साल ट्रायल चला, सालों साल से चला। लालू जी का पहला किला चार्जशीट 7 साल या 11 साल में दाखिल हुई थी। तो ये तो पुराना घोटाले, घपले घोटालों की लिस्ट है, ये पुरानी जांच चली आ रही है। अब पिछले मई में भी रेड हुई थी, पिछले महीने उनके प्राइवेट से उनके सहायक पकड़े गए थे। तो ये तो लगातार चली आ रही प्रक्रिया है। अगर कल करते तो आप कहते एक दिन पहले कर दिया, कल करते तो कहते एक ही दिन तो अभी हुआ आपने कर दिया। तो आप तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई ये तो अगर आपने घोटाला नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात संजय जी, आप मजेदार बात उठाकर देख लीजिए, इसमें से किसी घोटालेबाज ने ये नहीं कहा कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने कोई अपराध नहीं किया, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, घोटाला करेंगे। आप सबकी राइमिंग्स को देख लीजिए, सबकी वर्डिंग्स को उठाकर देख लीजिए, सभी का एक ही कहना है, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मुझे डर नहीं लगता। अर्थात मैं घोटाला किया है और घोटाला करूंगा। केजरीवाल जी की बात आप उठाकर देख लीजिए, पर दिल्ली में हर ऑटो के पीछे लगा होता था शीला दीक्षित और केजरीवाल की फोटो। ईमानदार मुख्यमंत्री, बेईमान मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री। और जब सरकार बनाने की बात आई, उन्होंने कहा था बच्चों की कसम खाता हूं कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार बनाई। ऐसे कथनी और करने वाले लोग भी अगर बैठ करके सूचिता पर बात करेंगे तो फिर क्या होगा इस देश में? नहीं, ये बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी, जिस तरह से ईडी सीबीआई ने रेड करनी शुरू करी है, आप भी देख रहे हैं लगातार, और दिल्ली की खासकर अगर हम बात करें, जिसे लेकर वो हमेशा कहा करते थे, जो बात अभी खुद धनंजय जी ने भी बोली कि शीला दीक्षित बड़ी भ्रष्टाचारी, उस बात को लेकर ये लोग आए। और आज जब ईडी सीबीआई की रेड होनी शुरू हुई, कुछ चीज़ें होनी शुरू हुई, तो उनका कहना यह है कि ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। एक तो इस बात पर आपसे लेंगे कि क्या ये वास्तव में राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। दूसरा, आप देखिए, इसी ईडी सीबीआई ने पहले भी कार्रवाइयां की हैं, उसके अलावा अभी की कार्रवाई में कहीं पे पैसे मिल रहे हैं तो कहीं पर अब AK-47 भी मिल रही है। क्या कहेंगे आप जी? गोस्वामी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल आ रही है जी, आपकी आवाज ही इतनी ठोस है कि सब जगह पहुंच जाती है। जी बजरंग जी बोलिए। गोस्वामी जी, ऐसे है, हकीकत में जो केंद्र की सरकार लगा लो जी, ये ईडी और सीबीआई के दम पर हाँ, विपक्ष की आवाज दबाने में लगी हुई है। चाहे विपक्ष कितना घोटाला करे। घोटाला नहीं, हाँ, घोटाला, हम घोटालाबाज के साथ नहीं है। हाँ, घोटाला करने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आपने देखा किस प्रकार कितनी विपक्षी पार्टियां, एक नहीं जितने भी, जो भी लोग जनता की आवाज उठाए, जो भी नेता जनता की हक में बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, आप देखोगे महीने 2 महीने के अंदर उसकी चिट्ठी पत्री निकल जाती है और ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग उसके ऊपर किया जाता है। आप जहां तक अच्छाई बुराई की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, इसी सरकार ने, जो महाराष्ट्र का मौजूदा मुख्यमंत्री शिंदे जी है,
उसको कितना तंग किया, उसके ईडी के पीछे लगा दी, ईडी की चेकिंग, इनकम टैक्स की चेकिंग, ईडी के नोटिस, दो दफ्तर में जाना, कहा करते हैं ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है। और जब वही शिंदे भारतीय जनता पार्टी से मिल जाता है, उससे हाथ मिलाता है और महाराष्ट्र की सरकार घेर कर इसका सहयोगी बनता है, तो वो ईमानदार बन जाता है। तो बजरंग तो गर्ग यही जी, पूछना आपको लगता चाहता है हूं। दिल्ली में भी फिर कोई घोटाला नहीं हुआ, वहां भी राजनीतिक कार्रवाई है? मैं बिल्कुल दिल्ली का कोई किसी प्रकार का, जो दिल्ली की बात कर रहे हो, जहां उन्होंने सिसोदिया जी पे कार्रवाई की है, अभी तक तो जांच जारी है, इसमें मैं उसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी है। मगर एक बात जरूर कहूंगा, जिस प्रकार सिसोदिया जी ने आरोप लगाए, हमें खरीदा जा रहा था, हमें दबाव किया दिया ईडी का, भी तू दिल्ली की सरकार घेर, अरविंद जी की सरकार घेर दो, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और 20-20 करोड़ रुपए देने का आरोप भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया। पर नाम तो किसी का लिया नहीं उन्होंने अभी तक भी, बजरंग जी। नाम और क्या, जब भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं तो उसको ऊपर नाम लेने नहीं, की वहां जरूरत कोई है तो क्या? गया होगा, बजरंग दास गर्ग जी गए तो होंगे, एक बात धनंजय जी आप गए ये होंगे, देखिए, या अपने राकेश शुक्ला जी गए होंगे, कोई नाम का आदमी तो गया होगा जिसने बोला होगा कि भाई ऐसा। उन लोगों के नाम उजागर होने चाहिए, कम से कम हाँ, उजागर- देश की जनता उजागर- देखे तो कि वो कौन लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। गोस्वामी जी ये भी बताने की कसर है क्या है, महाराष्ट्र के अंदर कैसा खेला खेला गया, नोटों के दम के ऊपर, सरकारी मशीनरी के दम पर कैसे सरकार घेरी गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, चलती सरकार, किस प्रकार खिलौने फरोश का खेल खेल के इन्होंने काम किया। गोवा में पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, मगर वहां भी जोड़ तोड़ करके उन्होंने गोवा में अपनी सरकार बना ली। और आप देखिए राजस्थान के अंदर 4 बार सरकार घेरने का, कांग्रेस की सरकार घेरने का प्रयास किया जा गया, और उनको विधायकों को उठाया गया, विधायकों को उठाकर हरियाणा के गुड़गांव के अंदर रोका गया। कितना वहां हंगामा, अच्छा झगड़ा बजरंग हुआ। जी, एक चीज मगर बताइए, फिर- आपके लोग ही क्यों भाग जाते हैं? देखिए, वो आपने खुद बोला कि हमारे लोग तोड़ लिए, आपने खुद बोला राजस्थान तो टूटा नहीं, राजस्थान तो एक भी आदमी नहीं गया, वो तो मजबूती के साथ अशोक गहलोत के साथ खड़ा है, तो और जगह के लोग क्यों चले गए? यानी कुछ तो था। कुछ तो कहते था। हैं रिश्ता ये क्या बिल्कुल- कहलाता है? बिल्कुल जो आपने गोस्वामी बड़ी अच्छी बात कही, कुछ तो था के अंदर सब कुछ आता है। कुछ था का मतलब ईडी थी, सीबीआई थी, जेलों में झूठा डालना का डर था। इन्होंने इतना घटिया काम खेल खेल रखा है देश के अंदर। आज सीबीआई ईडी तो लोकल थाने की तरह हो गई, लोकल चौकी थाने होते ना। चलिए, इसका जवाब भी आपसे लेंगे और इसकी बात भी करेंगे। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, सभी लोगों का आपने सुना, अगर आप देखें लगातार ये कह देना बड़ा आसान है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ या राजनीतिक कार्रवाई है, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कर सकती हैं इशारा इस ओर भी कि शायद दुरुपयोग हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से बरामदगी हो रही है वो अपने आप में और कुछ सवाल भी खड़े करता है। इसके अलावा अगर आप देखें, ये तो हो गई अलग बात। राकेश जी, दिल्ली को ही अगर हम ले लें, धनंजय जी ने बिहार को लेकर बड़ा स्पष्ट कहा कि कोई नया मामला नहीं है, पुराना मामला चल रहा है, लगातार चल रहा है, पहले भी सीबीआई गई है और अब दोबारा भी जा रही है, वो कोई इशू नहीं है। और झारखंड के अंदर भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, वहां पर ये अलग बात है कि AK-47 आजकल मिल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो भी एक नई चीजें हुई हैं कि फाइलों पर मुख्यमंत्री साहब के साइन नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये क्या कहलाता है? उसके अलावा यहां पर यह कहा जा रहा है कि खरीद फरोख्त की बात हुई है, लेकिन उन लोगों के चेहरे उजागर करने से क्यों पीछे हटा जा रहा है? क्योंकि अगर यहां पर इस चीज को बेनकाब कर दिया जाए कि ये लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो शायद जो बात विपक्ष कह रहा है वो सिद्ध हो जाए, फिर तो ईडी सीबीआई सब सिद्ध हो जाएगा। तो इतना बड़ा मौका क्यों चूक रहे हैं? क्या कहेंगे राकेश जी आप? जी संजय जी, आप
इस मुद्दे को इस चर्चा को आप बहुत सही दिशा में लेके आए। इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि ये जो भी सीबीआई या ईडी के छापे पड़ रहे हैं, क्या वो नहीं आ रही राजनीति से इनकी पीड़ित है? उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे और गोस्वामी की पीछे आवाज नहीं दोनों आ रही, तरफ इनकी आवाज बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, आपकी आवाज बढ़ाते हैं एक दोनों बार बजरंग जी। पहले एक बार राकेश शुक्ला जी को सुन लीजिए। जी राकेश भाई बोलिए। दोनों तरफ, मतलब हमें 2004 से 2013 और 2014 से 2022 इन दोनों जो कालखंड है इस पे नजर डालना पड़ेगा। यदि 2004 से 2013 के बीच जो भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, यदि वो राजनीति से प्रेरित माने जाएंगे, तो 2014 से 2022 के बीच में जो भी छापा पड़ा है वो राजनीति से प्रेरित माना जाएगा। इसमें मैं तो आपको दो नाम बताऊंगा। कई छापे पड़े 2004 से 13 के बीच में। एक जगन रेड्डी हैं और दूसरे हैं जयललिता की सहयोगी शशिकला जी। ये दोनों विपक्ष में थे। जब तक रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे तब तक कांग्रेस की तरफ से कोई छापेमारी नहीं की गई आंध्र प्रदेश में, लेकिन जैसे ही जगन रेड्डी ने बगावती मूड दिखाया उसके बाद छापा कार्रवाई हुई। तो क्या वो राजनीति से प्रेरित था या वास्तविक तौर पे सीबीआई ने वहां पे कार्रवाई की? दूसरा, 2014 से 2022 के बीच में यदि हम देखें तो इसमें जो हाल का घटनाक्रम है, चाहे वो दिल्ली का हो, बिहार का हो या झारखंड का हो, उसे हम संयोग मानेंगे। यदि हम उसको संयोग नहीं मानते हैं तो आंध्र प्रदेश में रेड्डी जी की सरकार से बाहर या उनकी निधन के बाद ही कांग्रेस का जो छापेमारी हुई जगन रेड्डी के खिलाफ, वो भी संयोग नहीं माना जाएगा। ये हमें क्या है ना, हम परिस्थिति के हिसाब से अपनी बयानों को बदलते रहते हैं। हमें परिस्थिति के हिसाब से नहीं देखना, हमें सारी स्थिति को देखते हुए और फिर आकलन करके स्पष्टता के साथ उस चीज को रखना चाहिए कि जो पिछला कालखंड है, जो आज का कालखंड है, उसमें अंतर क्या है। कोई अंतर नहीं है। यदि वो संयोग था तो ये भी संयोग है कि अभी जो है हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उस घटना के बाद यह कह सकते हैं कि जो एक रोहिंग्या वाली घटना हुई उसके बाद सीबीआई का छापा पड़ा, उधर सरकार बदली बिहार में और उसके बाद सीबीआई का छापा पड़ा। रही बात कार्रवाई की, तो हर दल की तरफ से ये कहा जाता है कि मैं इसमें प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोल घोटाला जो हुआ था कांग्रेस नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार थी, उसमें हंसराज अहीर जी की तरफ से पूरे दस्तावेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सीबीआई में शिकायत की गई। सीबीआई की तरफ से जांच की गई, उस जांच में कोल घोटाले की परतें खुली। अब दूसरा आप आइए, बिहार वाले में जो रेलवे में भर्ती घोटाला हुआ, उसको सुशील कुमार मोदी जी की तरफ से पूरे दस्तावेज के साथ आया गया। और ये आज का घटना नहीं है, सुशील मोदी जी उस समय पर इस मामले को उजागर किए थे जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी। और उस समय पे आपके बिहार में 2004 से 2009 के बीच में कई दस्तावेज ऐसे सामने आए हैं जिसमें अभ्यर्थियों की तरफ से नौकरी के बदले में जमीन नाम कराई गई। उसमें मीसा जी का भी नाम आया था। उसी की जांच पड़ताल चल रही है और उसी जांच पड़ताल में जैसे जैसे जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई होती है। और राकेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जब बीजेपी की सरकार थी तब तो कुछ जांचों में कुछ हुआ नहीं। तब देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि ये एक संयोग माना जाए या राजनीति से प्रेरित माना जाए, इसके लिए सबसे पहले स्पष्टता लाने की जरूरत है राजनीतिक दलों की। यदि पिछले घटनाक्रम को संयोग माना जाएगा तो ये सत्ता बदलते के साथ ही जो छापेमारी कार्रवाई हुई वो भी एक संयोग है। यदि पिछली कार्रवाई जो है राजनीति से प्रेरित थी तो सत्ता बदलने के बाद जो सीबीआई की रेड पड़ी है आरजेडी के नेताओं के यहाँ, वो भी राजनीति से प्रेरित माना जाएगा। राकेश जी, ये भी कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा आरोप ये भी रहा है कि आप देखेंगे कि गुजरात में चुनाव है, जबकि गुजरात में लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव है वो कांग्रेस और भाजपा का है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि वहाँ का जो चुनाव है भाजपा और आम आदमी पार्टी का चुनाव है। तो ये उसकी जो खुन्नस है कि वहाँ पर हम आगे ना बढ़ जाए, ये उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है ईडी की और सीबीआई की। मैं तो ये आग्रह करूंगा कि आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे हैं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और आदरणीय मनीष सिसोदिया जी।
आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में नहीं थे तो यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और हम लोग कवर करने जाते थे। उनकी तरफ से पूरी एक फाइल रहती थी, उस फाइल में वो लिस्ट बना के लाते थे और बताया करते थे कि कितने लोग भ्रष्टाचार किए हैं। उसमें आदरणीय शीला दीक्षित जी का नाम होता था, माननीय मुकेश अंबानी जी, अरुण जेटली जी, नितिन गडकरी जी, सबका नाम वो लेते थे। लेकिन उनकी तरफ से कभी भी कोई ठोस दस्तावेज सामने नहीं लाया गया। बाद में हुआ ये कि उनका वो सारा आरोप तब खारिज माना गया जब उनकी तरफ से सभी के लिए माफी मांगी गई। हम ये कह रहे हैं कि यदि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए नौकरशाह या भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पदाधिकारी जो भी भ्रष्टाचार कर रहा होगा, पूरे तथ्यों के साथ उनको सामने आना चाहिए। सामने आके उसके लिए पब्लिक के सामने लाएं और सीबीआई से शिकायत करें। यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर मेरे ख्याल से तब भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप साबित होगा कि वो कहीं ना कहीं सीबीआई को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करती है। आप याद करिए कि 2004 से 2013 के बीच में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उसकी तरफ से एक आरोप लगाया गया था, वो बड़ा चर्चा में आया था कि सीबीआई को तोता कहा गया था और ये कहा गया था इसको आजाद करने की जरूरत है। उसको लेके एक लंबी बहस हुई थी कि सीबीआई क्या सरकार के इशारे पे काम करती है। तो सीबीआई हमेशा से ही संदेह के दायरे में रही है। सीबीआई का संदेह से बाहर लाने का प्रयास न कांग्रेस सरकार में किया गया और न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। तो सबसे पहले तो जांच एजेंसी को इस पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर ले जाने का प्रयास ये सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे, उसका ये जवाब एक बड़ा उनको सवाल है। देना बिल्कुल, पड़ेगा। ये राकेश, ये एक बड़ा सवाल है और इसका भी जवाब हम धनंजय जी से लेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा खास में बात कर रहे हैं ईडी सीबीआई का हल्ला बोल और हर ओर मचा है शोर। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। कमलेश रमन जी, आपने सभी को सुना और धनंजय जी ने बहुत सारी चीज़ें आपको बोली भी हैं। एक बात तो यह है, उनका जवाब भी आपको देना है। उसके अलावा आप ये देखें कि लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें जो नाम है वो मनीष सिसोदिया जी का नाम है, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से केजरीवाल जी जाने जाते हैं कि केजरीवाल जी बड़े बड़े धरने, जमीनी आंदोलन करने के माहिर हैं, लेकिन इस मामले में जो होना चाहिए वैसा भी दिख नहीं रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं। कमलेश जी, देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का अभी जैसा आपने कहा कि जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए जी। हेलो, जी बोलिए 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 जी। जैसा कि ऐसा आपने अभी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी धरने के माहिर हैं। देखिए, उनका जन्म तो हुआ ही वहाँ लोकपाल बिल के धरने से हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सच्चाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो आवाज़ उठाई वो पूरे देश में दिखाई दी, सुनाई दी, अन्ना हजारे जी के साथ में। अब रही बात दिल्ली के अंदर ईडी या सीबीआई के छापे पड़ने की और मनीष सिसोदिया जी के बिल्कुल, ऊपर इसके बाद आरोप आपके लगने पास की। आऊंगा धनंजय तो जी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मनीष सिसोदिया आप बोलिए। मनीष सिसोदिया जी ने तो ये नहीं कहा कि अगर मैं मनीष सिसोदिया जी ने तो ये नहीं कहा कि अगर मैं भ्रष्टाचारी तो मुझे जेल मत डालिए। अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये नहीं कहा कि अगर मेरा कोई मंत्री, मेरा कोई संतरी अगर भ्रष्टाचारी है तो उसको जेल में मत डालिए, उन्होंने कहा। लेकिन जो भी आपकी कार्रवाई होती है, क्या वो राजनीतिक से प्रेरित होकर नहीं होती है? जैसे ही आपको लगा कि गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी दस्तक दी और आपने वहां ईडी और सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया। और ये अभी का प्रकरण नहीं है, 1 साल से आप उनके पीछे लगे हुए थे और उनकी जो कमजोरियां, उनके जो विभागों की चीजें थी उनको खंगालने में लगे हुए थे। जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने ये प्रकरण उठाकर उनके पीछे सीबीआई लगा दी। लेकिन कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी के माननीय जो केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, अगर कोई कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गलत हुआ है तो आप जेल में डालने का काम करें। लेकिन आप उनकी टाइमिंग देखिए, जब चुनाव की तैयारियां हो रही होती हैं किसी भी राज्य के अंदर,
केंद्र सरकार ने जो सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग किया है वो इस तरीके से करते हैं कि जब उनको लगता है कि हमारा पलड़ा भारी हो रहा है, जब जनता महंगाई की बात करती है तो वो ईडी को ले आते हैं, जब जनता बेरोजगारी की बात करती है तो वो ईडी को ले आते हैं, जब जनता अपने आर्थिक संकट की बात करती है तो वो सीबीआई को ले आते हैं। तो क्या इन सारे राज्यों के अंदर जो जहां पर अन्य विपक्षी दलों की सरकारें हैं, क्या वहीं ईडी और सीबीआई जाएगी? क्या भाजपा के राज्यों में ईडी और सीआईडी नहीं जाएगी? आप उत्तराखंड का प्रकरण ले लीजिए, कितना बड़ा प्रकरण है यहाँ पर। यहाँ पोली हाउस में इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके पीछे सीबीआई और ईडी क्यों नहीं लगी? आज वो कांग्रेस से आकर के बीजेपी में मंत्री हैं। आप जांच कीजिए सीबीआई से। इतना बड़ा केदारनाथ में घोटाला हुआ, आप जांच कीजिए सीबीआई से। जो स्कूटर में तेल ना डालने का घोटाला हुआ, उस समय जोर जोर से चिल्ला करके बीजेपी के नेता कह रहे थे कि स्कूटर में तेल डालने का घोटाला हुआ केदारनाथ में जब आपदा आई। अब इस समय वो नेता कहां पर है? वो बीजेपी के अंदर है, शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। आज इतना बड़ा प्रकरण इस प्रदेश के अंदर हो चुका है। यूके एसएससी जो इस समय जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और वो लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जब सफेद पोशों के ऊपर आंच आने की बात आई, हमारी एसटीएफ ने आंच डालने की बात करी तो सरकार ने उसको घुमा दिया। वहां पर सीबीआई की जांच आप क्यों नहीं करते? वहां पर ईडी भेजने का काम आप क्यों नहीं करते? वहां पर भी तो करना चाहिए आपको। अभी जो हमारी जो सहकारी बैंक है, यहाँ पर सहकारिता का इतना बड़ा घोटाला हो रखा है उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पर आपकी ईडी और सीआईडी क्यों नहीं पहुंचती? यहाँ धनंजय जी बोलिए। देखिए कमलेश जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारी बातें की हैं। सीबीआई और ईडी भेजेंगे, लेकिन यदि ऐसा है, सबसे बड़ी पहली बात आप उठा करते कि आम आदमी पार्टी की बहन हमारी कह रही थी कि केजरीवाल जी राजनीति सुधारने आए थे और राजनीति ने उनको ऐसा गंदा किया कि कहीं के नहीं रहे। जिस मफलर को लपेट के आए थे उसमें पूरा दिल्ली को लपेट दिया। दिल्ली के को ऐसा गंदा किया। केजरीवाल जी जितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी की सजा आप उनको दे रहे हैं। आप ईमानदारी की सजा दे रहे हैं। कमलेश जी सुन लीजिए, जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। जी शोर मचाए, शोर वाला हालत मत करिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि मैं आऊंगा तो जन लोकपाल लाऊंगा। कहाँ गया जन लोकपाल? मैं आऊंगा तो राइट टू रिकॉल लाऊंगा। कहाँ गया राइट टू रिकॉल? मैं आऊंगा तो राजनीति में सूचिता की बात करूं। कहाँ की राजनीति सूचिता? मैंने कहा था कि जब किसी बिल्कुल दीजिएगा। बोलिए धनंजय जी बोलिए। उन्होंने कहा था कि जब किसी पर आरोप लगे तो उसको इस्तीफा देना चाहिए जब तक कोर्ट से वर्डिक्ट नहीं आता। इनका मंत्री 3 महीने से जेल में पड़ा हुआ है और वो भूल भी गया, उसकी यादाश्त भी चली गई और वो जेल में भी है, फिर भी वो मंत्री है। ये है अरविंद केजरीवाल का एक्चुअल मॉडल। ये जो पब्लिक है सब देख रही है। जनता को मूर्ख बनाने का जितना खेल आप कर सकते थे कर लिए। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं बड़े घर में नहीं रहूंगा। जो ना कहा वो सब किया। ऐसा झूठा आदमी, ऐसा फ्रॉड, ऐसा राजनीति का, ऐसा सूचिता का समाप्त करने वाला, जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला और इस देश में पल रहे हजारों करोड़ों लोगों के सपनों को कुचल देने वाला ऐसा व्यक्ति और ऐसा व्यक्तित्व पूरे राजनीति के चरित्र में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसका नाम AK है। अच्छा धनंजय जी, एक सवाल और आपसे ले रहा हूं। धनंजय जी, कमलेश जी आपके पास आऊंगा। धनंजय जी, ये जो आज एक नया मामला आया, धनंजय जी एक सवाल का जवाब देते जाइए। धनंजय जी कि जो फाइलों पर साइन नहीं हो रहे, ये तो पहले से ही नहीं हो रहा होगा, अभी नया तो नहीं है। भाई सीएम को पता कि मैं भ्रष्टाचारी हूं और मैं साइन करूंगा तो फंसूंगा, क्योंकि उसके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए वो पहले से नहीं कर रहे हैं। तो पहले से क्यों नहीं उठा मामला? इसलिए कि पहले से उन्होंने डिप्टी सीएम को ऑथराइज किया हुआ है कि हर साइन वही करेंगे, लेकिन संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति जरूरत नहीं थी, अब इनको जरूरत महसूस हुई है। संजय भाई, मैं दूसरे चैनल से कॉल जी चलिए बिल्कुल। अगर हम देखें कमलेश जी, चलिए जवाब दीजिए आप भी 2 मिनट में अपनी बात रखिए, क्योंकि फिर मैं बाकी भी और मेहमान है हमारे साथ। जी देखिए, अभी हमारे धनंजय भाई ने कहा कि लोकपाल बिल नहीं लाए। क्या प्रधानमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी जो लोकपाल बिल लाएंगे? आपके प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में कहा था और स्पष्ट कहा था, आपके घोषणा पत्र में है। चलिए आज तो फिर लग रहा है ऐसा है कि मुद्दा ही चला जाएगा, इसको भी लेकर बात कर लेते हैं। शेखर कपूर जी, शेखर जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप सभी के चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। आप देखिए कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ऐसे बहुत सारे वहाँ और भी चेहरे थे, लेकिन बहुत सारे जो चेहरे हैं वो धीरे धीरे कर चले गए। चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे योगेंद्र हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, धीरे धीरे कर चले गए। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपस में
चलती रही कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और आज जब कुछ ना कुछ वो दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप देखिए लगातार एक बात ये चल रही है, चर्चा चल रही है, लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर जब वार हुआ तो उस तरीके से आम आदमी पार्टी सामने नहीं आई जिस तरीके से आना चाहिए था। और अभी एक नई चीज हो रही है शेखर जी, क्योंकि आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में रहे हैं, कि जिस तरह से फाइलों पर साइन नहीं किए जाते, ये क्या संकेत देता है? ये एक कुछ सवाल ऐसे हैं जो लगातार चल रहे हैं। जी शेखर जी। देखिए, कुल मिलाकर गोस्वामी जी, मैं इस दिल्ली के संदर्भ में और राष्ट्रीय संदर्भ में जो मैं इसको चीज को महसूस करता हूं और मैं देख रहा हूं कि अगर आप इसको अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल का संदर्भ जो है एक दिल्ली से संबंधित है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वक्त राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस प्रकार को जो छापेमारी चल रही है या राजनीतिक, उसको कहा जा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष की भावना है, तो मेरा इस संदर्भ में कुल मिलाकर ये कहना है कि इस वक्त देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कहीं ना कहीं से देश की जनता के सामने वो चीजें आ रही हैं, खुलकर आ रही हैं, जो पहले कभी नहीं आती थी। पहले कभी जो है 50 करोड़ रुपए बरामद नहीं होते थे किसी राजनेता के पास से। पहले जो है कभी इस प्रकार की छापेमारी के अंदर किसी के घर से, राजनेता के घर से जो है AK-47 राइफलें बरामद होती थी। तो हम अधिकतर ये देखते चले आते थे कि जब चुनाव का समय होता था, लोकसभा और विधानसभा, तो उस समय सिर्फ जो है उस समय नकदी की बरामदगी होती थी, शराब की बरामदगी होती थी। लेकिन इस वक्त जो है एक राजनीतिक स्तर पर यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जो है सरकारी एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से काम कर रही हैं। मैं ये भी आपको साथ में कह दूं कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां होती हैं, ठीक है, वो सरकार के अंडर में होती हैं, लेकिन उनके अधिकारी भी बहुत समझदार होते हैं और वो आगे पीछे का सोच के ही कार्रवाई करते हैं और हर तरीके से अपने आप को, जब अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तभी उन चीजों को उजागर करते हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के अंदर आप देख लें, वहां पर जो है चाल पात्रा वाला मामला हुआ संजय राउत के साथ में, वहां पर भी जो है क्या नाम है हजारों लोगों के मकानों के जो है आज तक नहीं मिल पाए। इसी प्रकार से आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर देखें, लाखों करोड़ रुपए जो है आवंटियों के फंसे रहे, क्योंकि बिल्डरों ने जो है क्या नाम है अपने तरीके से मनमानी करी और उनको कहीं ना कहीं से राजनेताओं का प्रश्रय मिला हुआ था। जहां तक दिल्ली की बात आती है, अब दिल्ली के बाद में आप ये वहां पर अरविंद केजरीवाल उन फाइलों पे दस्तखत नहीं करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उन्होंने सारे डिपार्टमेंट जो है अपने मंत्रियों को, मातहत जो उनके सहयोगी हैं उनको आवंटित कर रखे हैं। कुल मिलाकर एक बात ये, दूसरी बात ये कि जब कोई कहीं पे अगर दस्तखत नहीं हो रहे हैं किसी फाइल पे, तो ये एक सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं से आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि मुख्यमंत्री उनके ऊपर अपने दस्तखत नहीं कर रहे हैं, संस्तुति नहीं कर रहे हैं। तो ये एक सवाल उठता है और इस सवाल की जो है गहराई के अंदर भी जाने की जरूरत महसूस होती है। तो कुल मिलाकर आप अरविंद केजरीवाल, ठीक है, एक वक्त जो है, और अरविंद केजरीवाल भी कोई जो है दूध के धुले नहीं है। उनके ऊपर कुमार विश्वास ने उस समय, आज से जो है साल भर पहले जब चुनाव हो रहे थे विधानसभाओं के पंजाब के, तो उन्होंने आरोप लगाए थे। तो उस ठीक है, एक पार्टी उनकी पंजाब में जीत के आई और आगे भी वो बढ़ रहे हैं, तो हमारी तो शुभकामनाएं कि अच्छी से ज्यादा राजनीतिक दल आए। लेकिन मैं ये कह के मान के चलता हूं कि इस वक्त राजनीति को का जो सफाई हो रही है, राजनीति के अंदर जो पैसा कमाने की जो होड़ एक लंबे समय से चली आ रही थी, उसका पर्दा इस वक्त तेजी के साथ में खुलना चालू हुआ है और सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ठीक है कि सीबीआई और जो है ईडी जैसे जो है दस्ते जो है क्या नाम है केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं, लेकिन अधिकारी तो अधिकारी होता है, उसको सरकार से कोई मकसद नहीं होता, सरकार उसको डायरेक्शन देती है और वो अपने तरीके से वो अपना काम भी करते हैं। तो कुल मिलाकर देश की राजनीति के अंदर एक नया परिवर्तन आ रहा है। चलिए, बिल्कुल, और परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन होने भी चाहिए, बशर्ते जो आरोप प्रत्यारोप है उन पर भी बात होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। और अगर हम बात करें, बजरंग दास जी 4 मिनट आपके पास हैं, अब अपनी बात रखिए कि जिस तरीके से सारी चीज़ें सामने आ रही हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या फिर भी यही कहा जाएगा कि बदले की भावना की कार्रवाई है, राजनीतिक कार्रवाई है, भले ही कितने घोटालेबाज मिल जाए, भले ही कितना पैसा मिल जाए, भले ही कितने सबूत मिल जाए?
गोस्वामी जी, केंद्र सरकार को बने 8 साल हो गए। 8 साल के अंदर एक भी ऐसा बीजेपी के नेता बता दीजिए जिसके यहाँ कोई सीबीआई की या ईडी की कार्रवाई हुई है। तो आप इसका तथ्य दे मतलब दीजिए उनको और प्रेस करिए, तथ्य दीजिए और दीजिए मीडिया के सामने, वो भी चल जाएगा। मीडिया सामने एक नहीं, मैं अनेक को आपको उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण अरबों रुपए के अरबों रुपए घोटाले हुए, रजिस्ट्रियां बैन थी हरियाणा के अंदर कोरोना के समय में, अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां हो चुकी, और यहाँ तक कि पुलिस कस्टडी के अंदर शराब, पुलिस कस्टडी के अंदर जो शराब थी, करोड़ों रुपए की शराब बेच दी गई। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के पास, बहुत बड़ा मुद्दा था नहीं, बड़ा लोग सड़कों पर आई, कांग्रेस सड़कों पर आई, मगर कोई नहीं, इनकी एक एसआईटी गठन कर दी गई और एसआईटी में आवाज दाब दी गई। यहाँ तक कि खनन घोटाला पूरे देश के अंदर, हरियाणा में वैसे तो कितने लोग मर गए पहाड़ के नीचे, आज भी करोड़ों अरबों रुपया खनन घोटाला चल रहा है। अच्छा बजरंग दास जी, आप पे इतने सारे मुद्दे रहते हैं, तो क्या पार्टी उन मुद्दों पर विचार नहीं करती? आपके पास इतने मुद्दे रहते हैं, जब भी आप बैठते हैं बहुत कुछ लेके बैठते हैं अपने साथ, लेकिन उसके बाद भी दिक्कत क्या है कि जब आप मुद्दे लेके जाते हैं तो शायद उन पर उस तरीके से पार्टी मंथन नहीं करती, और यही कारण है कि वहां पर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। नो 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 नो, पार्टी मंथन करती है, पार्टी सड़कों पे भी आती है, पार्टी ने आंदोलन भी किया। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये स्थिति क्या है, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये अपने आदमी को तो बचाते हैं, मतलब क्या करते हैं, खुद तो घोटाला करेंगे और दूसरों को ऊपर राजनीतिक भेदभाव से कार्रवाई करने का इनका काम है। मेरे साथी, ये जो पत्रकार साथी बोल रहे थे, अधिकारी तो अधिकारी होता है, बिल्कुल सही बात, अधिकारी अधिकारी होता है, मगर अधिकारी की नाड़ सरकार के हाथ में होती है। उसे ये भी भय होता है कभी तेरे को ना फंसा दे, कभी तेरे को ठाके, आज मलाई वाली पोस्ट पे तू बैठा है, ठाके तुझे खुडे लाइन लगा देंगे। तो इसलिए सरकारी अधिकारी क्या है, सरकार के तोते बने हुए हैं, या सीबीआई ईडी सरकार के तोते बनकर उनके दबाव में काम कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि विपक्ष को घेरना। आप देखिए, शरद पवार विपक्षी नेता, ममता बनर्जी, यहाँ तक कि गहलोत का भाई, कोई ऐसा राजनीतिक बता दिए जिनको इन्होंने छोड़ा हो, सबके खिलाफ ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। पाया क्या? देखो, मैं नहीं कहता सारे 100% ईमानदार है, 1-आधा% हो सकता है, उन पर कार्रवाई करो। आप सभी की बात मानने जाते हो। संजय है वहां पे जो महाराष्ट्र के अंदर, उसको जेल में ठोक रखा है। इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ यही है, सोनिया गांधी पर कार्रवाई कर दी, राहुल गांधी जी पर कार्रवाई कर दी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो ये लोग तो क्या है, राजनीतिक द्वेष से ही काम कर रहे हैं, सबको पता है, आनी जानी कुछ नहीं। चलिए, बिल्कुल राजनीतिक द्वेष है या नहीं है, सोनिया गांधी ये तो समय बताएगा और जनता बताएगी, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। अगर कुछ हुआ तो न्यायालय बताएगा कि वास्तव में ये कितना सही है। न्यायालय सबके लिए उससे पहले राकेश जी, राकेश जी क्या कहेंगे आप? सभी लोगों का आपने सुना, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है कि क्या वास्तव में राजनीतिक द्वेष ही है? क्योंकि लगातार कमलेश जी भी, बजरंग दास जी भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में ये इशारा करती हैं कि नहीं, ये केवल और केवल विपक्ष के ऊपर हो रही एक तरफा कार्रवाई है। और दूसरी बात, ये जो अभी एक बात सामने आई कि एक सवाल ये भी बनता है दिल्ली को लेकर खासकर, कि मनीष सिसोदिया जी ही आखिर क्यों साइन करते, और मुख्यमंत्री अगर कहीं है तो क्या वो बिना साइन करे केवल मंत्रियों की संस्तुति पर सारी चीज स्वीकार कर लेंगे? राकेश जी। जी, दो चीजें हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक विषय लाना चाहूंगा कि अभी हमें आदि पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने एक विषय उठाया कि जब भी कहीं चुनाव आता है उस समय पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, यानी कि सीबीआई की रेड की। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को उनको धन्यवाद देना चाहिए, बाद में फिर आरोप लगाएं कि जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने पंजाब में गई, उसके पहले ही सीबीआई का छापा पड़ा चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के ऊपर।
और उसमें नोट बरामद की गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो रेट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो पता था कि पंजाब में हमें कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा होना नहीं है, तो यदि सीबीआई उनके इशारे पे काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के या केंद्र सरकार के, तो क्या आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव के टाइम पे वो रेट पड़ी थी? ये बड़ा मूल प्रश्न है। मेरा सिर्फ ये कहना है, यहाँ पे सभी राजनीतिक दल के आदरणीय लोग उपस्थित हैं, मैं ये कहूंगा कि सभी राजनीतिक दल को मिलके यदि इन आरोपों से बाहर निकलना है तो उन्हें चाहिए कि सीबीआई को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। और यदि सभी लोग मिलकर ये फैसला कर लेंगे तो कल ये संभावनाएं खत्म हो जाएंगी कि जो आज विपक्ष में है वो सीबीआई पे आरोप लगाएगा कि सरकार के इशारे पे काम कर रही है, और कल जो सत्ता पक्ष में वो विपक्ष में पहुंचेगा और वो इस तरह के आरोप लगाएगा। जांच एजेंसी पे उंगली उठाना और देश के जो प्रशासनिक अपने महकमे हैं उन पे उंगली उठाने का मतलब ये होता है कि हम उनके काम काज को प्रभावित कर रहे हैं, उनके मनोबल को गिरा रहे हैं। मैं संजय ये सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि सभी लोग मिलकर ये काम इसलिए कर सकते हैं कि सरकार सर्वोच्च होता है, विपक्ष सर्वोच्च होता है, और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर कोई फैसला करेगा वो फैसला भारत के लिए, देश के लिए, जनमानस के लिए और आने वाली राजनीति के लिए हितकार हो। नहीं, चलिए बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें आज सामने आई, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात ईडी की है, बात सीबीआई की है, लगातार जिस तरीके से छापेमारी चल रही है वो बहुत कुछ बयां करती है, जनता सब देख रही है। उसके अलावा जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगते रहेंगे, राजनीति से प्रेरित है या नहीं है ये तो समय बताएगा, लेकिन बरामदगी जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से चीज़ें बरामद हो रही हैं, AK-47 मिल रही है, करोड़ों रुपया मिल रहा है हर जगह, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं हम फिर कहेंगे कि न्यायालय सबके लिए खुले हैं। अगर लगता है कि अन्याय हो रहा है तो जवाब देने के लिए आपके पास समय है, न्यायालय में जाइए। और भारत के जो न्यायपालिका है उस पर सबको भरोसा है, तो उस भरोसे को भी कायम रखिए। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।